इंटरनेशनल ट्रेड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी का सेकंड देखते हैं। मेंशन कीजिए कोई भी 4 सेक्टर जहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोहिबिट है। अपार्ट फ्रॉम द क्रिटिकल ड्राइवर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो मेजर सोर्स है नॉन डेट फाइनेंशियल रिसोर्स का फ्रॉम द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। करंटली जो इंडियन कंपनी है वो रिसीव करती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे? ऑटोमेटिक रूप से, कोई भी प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती गवर्नमेंट से, या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, या तो गवर्नमेंट रूप से प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो सेक्टर्स हैं जहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रोहिबिट किया गया है वो कौन से हैं? तो लॉटरी बिजनेस, जहाँ पर गवर्नमेंट भी इंक्लूड होगी, प्राइवेट लॉटरी भी इंक्लूड होगी, ऑनलाइन लॉटरीज एक्सेट्रा। यहाँ पर गैम्बलिंग एंड बेटिंग्स जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है कसिनोज, चीट फंड्स, निधि कंपनी, ट्रेडिंग इन द ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, रियल एस्टेट बिजनेस या तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द फार्म हाउसेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार्स, cherots, cigarillos and cigarettes of the tobacco या तो tobacco substitutes। एक्टिविटीज़ या तो सेक्टर्स जो ओपन नहीं किए गए हैं प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट के लिए। एग्जांपल में देखेंगे तो एटॉमिक एनर्जी या तो रेलवे ऑपरेशंस। रेलवे ऑपरेशंस में कौन सा आएगा? अदर देन परमिटेड एक्टिविटीज़, यानी उसमें जो भी परमिट किया गया है उसको तो लेना है, लेकिन जो परमिट नहीं किया गया उसको नहीं लेना। इसके बाद देखते हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए टू एडवांटेजेस फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम की इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ओपन इकोनॉमी। जो फिक्स एक्सचेंज रेट है उसको हम लोग बोलते हैं पैक्ट एक्सचेंज रेट। पैक्ट एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं उसको। ये क्या है? एक्सचेंज रेट रिजीम है जहाँ पर कंट्रीज़ की गवर्नमेंट अनाउंस करती है या तो डिक्रीज करती है उसकी करेंसी की कितनी वर्थ होगी इन टर्म्स ऑफ आइदर अनदर कंट्रीज़ करेंसी, दूसरी कंट्री के करेंसी के टर्म्स में, या तो बास्केट ऑफ द करेंसी, या तो अनदर मेजर्स ऑफ द वैल्यू जिसके अंदर क्या आएगा? गोल्ड आ सकता है। फिक्स एक्सचेंज रेट जो है वो अवॉइड करता है करेंसीज फ्लक्चुएशंस को, एंड वो एलिमिनेट करता है एक्सचेंज रिस्क को एंड ट्रांजैक्शंस कॉस्ट को। फिक्स एक्सचेंज रेट क्या करता है? अवॉइड करता है करेंसी के फ्लक्चुएशंस को, एलिमिनेट कर देता है एक्सचेंज रेट के रिस्क को एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट को। ये एनहांस कर देता है, मतलब बढ़ा देता है क्या? इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ये लोअर कर देता है लेवल ऑफ द इन्फ्लेशन को कम कर देता है। बट जो सेंट्रल बैंक है वो मेंटेन करती है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द रिजर्व्स एंड विल ऑलवेज रेडी, वो रेडी ही रहती है इंटरवेंट करने के लिए इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मतलब सेंट्रल बैंक पर टांग अड़ाती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर, यानी दखल अंदाजी करती है। इसके बाद देखते हैं बी का सेकंड देखते हैं। बी का सेकंड देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चंस एक्सप्लेन करके बताइए ब्रीफ के अंदर कोई भी 4 फैक्टर्स टैरिफ के इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के लिए। इफ़ेक्ट्स बताइए। इफ़ेक्ट्स है 4 इफ़ेक्ट्स बताइए। क्या बताना है हमको? कोई भी 4 इफ़ेक्ट्स टैरिफ की जो कि इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के ऊपर पड़ती है। तो टैरिफ जिसको हम लोग बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, बेसिकली टैक्स या तो ड्यूटीज़ होती है जो कि इम्पोस्ट की जाती है गवर्नमेंट, जो कि इम्पोस्ट की जाती है ऑन गुड्स एंड द सर्विसेज। किसके ऊपर लगती है? गुड्स एंड द सर्विसेज जो कि इम्पोर्टेड हैं या तो एक्सपोर्टेड हैं, यानी हम लोग ने इम्पोर्ट किए हैं या तो हम लोग ने एक्सपोर्ट किए है, उसके ऊपर ये लगती है और ये लगता है टैरिफ लगता है। दे आर मोस्ट विजिबल एंड यूनिवर्सली यूज ट्रेड मेजर्स। ये दिखते भी हैं और ये पूरे यूनिवर्स के अंदर, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर यूज़ भी किए जाते हैं। क्या करने के लिए? डिटरमाइन करने के लिए मार्केट एक्सेस ऑफ द गुड्स को। इंस्टेड ऑफ द सिंगल टैरिफ रेट, एक अकेला टैरिफ रेट के बजाय कंट्रीज़ जो है वो टैरिफ शेड्यूल्स बनाती है जहाँ पर वो स्पेसिफाइड करते हैं कि टैरिफ कितना कलेक्ट किया जाएगा हर पर्टिकुलर गुड सर्विसेज के ऊपर। इफ़ेक्ट्स क्या होती है टैरिफ की इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड कंट्रीज़ के अंदर, वो हमको दी गई है। टैरिफ बैरियर्स क्रिएट करते हैं ऑब्स्टिकल्स टू द ट्रेड। ये ट्रेड के अंदर बाधाएं डालती हैं।
डिक्रीज़ करते हैं वॉल्यूम ऑफ द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर देते हैं, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड में इफ़ेक्ट पड़ता है। प्रोस्पेक्ट द मार्केट एक्सेस ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्री इज़ worsened when an importing country imposes a tariff। यानी ये एकदम वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है जब जो इम्पोर्टिंग कंट्री है वो क्या करती है, वो टैरिफ लगा देती है उसके इंपोर्ट्स पर। तो ये एक्सपोर्टिंग कंट्री के लिए वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है जब इम्पोर्टिंग कंट्री टैरिफ लगा देती है। बाय मेकिंग इम्पोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव, इम्पोर्टेड गुड्स को ज़्यादा एक्सपेंसिव बनाने के लिए, टैरिफ को डिस्करेज करने के लिए, ताकि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं वो कंज्यूम करे, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं इम्पोर्टेड फॉरेन गुड्स, उनको डिस्करेज करने के लिए टैरिफ लगाया जाता है। डोमेस्टिक कंज्यूमर सफ़र्स करते हैं लॉस कंज्यूमर्स के सरप्लस के अंदर। क्यों? क्योंकि वो पे कर रहे होते हैं हाई प्राइस गुड्स के लिए। मतलब अगर डोमेस्टिक के अंदर कोई इंडस्ट्री है तो वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगी, तो भी कंज्यूमर्स को परचेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर जो बाहर से कोई आ रहा है या बाहर से अगर इंपोर्ट्स हो रही है चीज़, वो सस्ते में पड़ रही है, तो कंज्यूमर को लो प्राइस में मिल जाएगी वही चीज़। एंड ऑल्सो बिकॉज कंपेयर टू द फ्री ट्रेड क्वांटिटी, और फ्रीली ट्रेड क्वांटिटीज़ मिलेगी, मतलब हर दुनिया की हर एक चीज़ मिल पाएगी उन कंज्यूमर के कंट्रीज़ के अंदर। दे नाउ कंज्यूम द लेसर क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, अभी तो वो लोग कम कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स को। टैरिफ एनकरेज करता है कंजम्पशंस एंड द प्रोडक्शंस ऑफ द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस इम्पोर्टेड सब्सटीट्यूट्स एंड दस प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ये डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को भी प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है? क्योंकि टैरिफ की वजह से एनकरेज होता है कंजम्पशन प्रोडक्शंस, डोमेस्टिक प्रोडक्शंस होता है वो एनकरेज हो जाता है, और उसका कंजम्पशंस भी एनकरेज हो जाता है, और जो इम्पोर्ट्स हैं उसके सब्सटीट्यूट्स हमारे पास आ जाते हैं। मतलब बाहर से इंपोर्ट करने की जगह हम लोग यहीं पर कुछ ना कुछ बना लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, सब्सटीट्यूट हो जाता है। उसके बाद देखते हैं प्रोड्यूसर्स इन द इम्पोर्टिंग कंट्रीज एक्सपीरियंस एन इंक्रीज इन द वेल बीइंग एज ए रिजल्ट ऑफ द इम्पोजिशंस ऑफ द टैरिफ। प्रोड्यूसर्स होते हैं इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ के, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं कि इंक्रीज़ हो रहा है वेल बीइंग, जिससे इम्पोजिशंस करना पड़ता है टैरिफ को, मतलब टैरिफ लगाना पड़ता है। द प्राइस इंक्रीज़, जिससे क्या होता है, प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाती है उनके प्रोडक्ट की डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, जो इंक्रीज़ कर देता है प्रोड्यूसर्स के सरप्लस को उस इंडस्ट्रीज़ में। ये जिससे वो लोग चार्ज करते हैं ज़्यादा प्राइस, और जिससे वो लोग चार्ज करते हैं ज़्यादा प्राइस, जो कि पॉसिबल प्राइस होता है उससे ज़्यादा वो लोग चार्ज करते हैं, क्योंकि उनको फ्री ट्रेड मिला हुआ है, और फॉरेन कंपटीशंस जो है वो कम हो जाती है। यहाँ पर क्या बोला गया था कि जो प्रोड्यूसर्स है इंपोर्टिंग कंट्रीज़ के, वो एक्सपीरियंस करते हैं कि इंक्रीज़ हो रहा है उनका वेल बीइंग, यानी उनकी रहनी करनी बढ़ रही है। किससे? अगर टैरिफ लगा दिया जाता है उससे, क्योंकि प्रोड्यूसर्स तो हैप्पी हो जाएंगे, प्रोड्यूसर्स तो ज़्यादा भाव में बेचेंगे, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफस्टाइल इससे इंक्रीज़ हो रही है, वेल बीइंग। प्राइस जो है वो लोग इंक्रीज़ कर देते हैं उनके प्रोडक्ट का डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, जिससे क्या होता है, प्रोड्यूसर्स के पास सरप्लस आ जाता है, और वो चार्ज करते हैं हायर प्राइस, जो पॉसिबल प्राइस होता है उससे। अगर फ्री ट्रेड के अंदर चार्ज किया जाए तो लोअर प्राइस आएगा, अगर हम लोग कंपटीशंस बढ़ जाएगा इंपोर्ट की वजह से, जिससे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स भी कम चार्ज करेंगे बिकॉज ऑफ द कंपटीशंस, बिकॉज फॉरेन कंपटीशन इज़ रिड्यूस, क्योंकि फॉरेन कंपटीशन रिड्यूस हो गई है, इसलिए डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। जो प्राइस है वो इंक्रीज्ड हो जाती है, जिससे जो इंड्यूस्ड करती है इंक्रीज़ द आउटपुट। प्राइस के इंक्रीज़ होने से इंक्रीज़ हो जाता है आउटपुट एग्जिस्टिंग फर्म्स का, एंड जो एडिशंस होता है न्यू फर्म्स का, वो क्या होता है, वो एंट्री होती है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ताकि एडवांटेज लिया जा सके हाई प्रॉफिट्स का, एंड इंक्रीज़ भी हो जाता है उससे। फिर बाद में क्या इंक्रीज़ हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हो जाता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। टैरिफ जो है वो क्रिएट करता है डिस्टॉर्शंस, मतलब टैरिफ जो है
वो डिस्ट्रॉय कर देता है एंड वो रिगार्ड कर देता है कम्पिटिटिव एडवांटेज को। मतलब टैरिफ लगा देंगे तो बाहर की जो भी कंपनीज़ है वो कंट्री बाहर की जो भी कंपनीज़ है वो कंट्रीज़ में नहीं आ पाएगी, और उससे क्या होगा तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और वो प्रिवेंट करता है कंट्रीज़ को एंजॉय करने के लिए गेन, यानी कंज्यूमर्स को गेन होता है इससे, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स होगा तो प्राइस कम होंगे और ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी और अच्छी क्वालिटी भी मिलेगी। ट्रेड जो है वो अराइज होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से। थस इसलिए जो टैरिफ है वो डिस्करेज करता है एफिशिएंट प्रोडक्शंस को इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड एनकरेज द इनएफिशिएंट प्रोडक्शन। इससे क्या होता है, जो टैरिफ है वो डिस्करेज कर देता है एफिशिएंट प्रोडक्शंस पूरे वर्ल्ड के अंदर, और वो एनकरेज भी करता है इनएफिशिएंट प्रोडक्शन होम कंट्रीज़ के अंदर। मतलब प्रोडक्शन जो है वो कम होगा, ताकि क्या जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है वो लोग मोनोपोली इस्टेब्लिश कर सके, इसलिए वो लोग कम प्रोड्यूस करते हैं। टैरिफ इंक्रीज़ कर देता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू को। जब इंपोर्टिंग कंट्रीज़ जो है बाय द वैल्यू ऑफ द टोटल टैरिफ इट चार्ज, इंपोर्टिंग कंट्रीज से जब टैरिफ चार्ज किया जाता है, इंपोर्टिंग कंट्रीज़ के अंदर जब टैरिफ चार्ज किया जाता है तो उससे क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। टू देखते हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन करके बताइए एडवांटेजेस दो की कॉन्सेप्ट के। न्यू ट्रेड थियरीज ऑफ द कंट्रीज़, जब इम्पोर्टिंग होगा गुड्स का, compete किया जाएगा उसको प्रोडक्ट होम कंट्रीज़ के साथ, मतलब जो होम कंट्रीज़ की प्रोडक्ट है उसके साथ अगर हम लोग compete करेंगे तो हमको एडवांटेजेस बताइए, क्या क्या एडवांटेजेस निकल के आएंगे न्यू ट्रेड थियरी के हिसाब से। तो न्यू ट्रेड थियरी हेल्प्स करती है अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्यों डेवलप एंड बिग कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में ट्रेड करती हैं, जबकि ट्रेडिंग जो है वो तो सिमिलर गुड्स सर्विसेज का हो रहा है। व्हेन दे आर ट्रेडिंग द सिमिलर गुड्स एंड सर्विस, जब वो लोग आपस में सिमिलर गुड्स और सर्विसेज ट्रेड करती हैं। ये पर्टिकुलरली सच है कि जो की इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, फूड्स एंड ऑटोमोटिव, इनके अंदर वो लोग क्या करते हैं, आपस में ट्रेड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यू ट्रेड थियरी के हिसाब से जो दो की कॉन्सेप्ट है जिससे एडवांटेज होता है कंट्रीज़ को इंपोर्ट करने के लिए गुड्स, वो हमको क्या कर वो compete ताकि उससे क्या होता है, compete किया जा सकता है प्रोडक्ट्स के अंदर फ्रॉम दी होम कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स के अंदर कंपटीशंस पड़ जाती है। ये दो एडवांटेज कौन से हैं, तो इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल्स, यानी जो फर्म है वो प्रोड्यूस कर पाती है ज़्यादा प्रोडक्ट, और उसका कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट जो है वो भी कम हो जाता है, जिससे जो फर्म है वो दे पाती है डोमेस्टिक एज वेल एज़ फॉरेन मार्केट्स में, मतलब वो सर्व कर पाती है, मतलब दे पाती है फॉरेन मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट को वो दे पाती है इंस्टेड ऑफ जस्ट वंस। खाली डोमेस्टिक मार्केट को नहीं बल्कि वो फॉरेन मार्केट को भी सर्व कर पाती है, मतलब चीज़ें दे पाती है। देन इट कैन रिप द बेनिफिट ऑफ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इससे लार्ज स्केल प्रोडक्शंस होता है जिससे बाद में प्रॉफिटेबिलिटी भी होती है और प्रॉफिट भी बढ़ते हैं। नेटवर्क इफ़ेक्ट्स देखते हैं। सेकंड क्या है, नेटवर्क इफ़ेक्ट्स। ये हमको बताता है कि एक पर्सन जब वैल्यू करता है गुड सर्विसेज को, वो अफेक्ट करता है वैल्यू ऑफ द गुड सर्विसेज ऑफ द अदर, दूसरों के गुड सर्विसेज की वैल्यू को अफेक्ट करता है। जब एक पर्सन वैल्यू करता है गुड सर्विसेज को, तो जो वैल्यू होता है प्रोडक्ट या तो सर्विसेज का वो एनहेंस कर देता है, नंबर्स ऑफ द इंडिविजुअल यूजिंग इट इंक्रीज। मतलब इससे क्या होता है कि नंबर्स ऑफ द इंडिविजुअल्स जो वो प्रोडक्ट या तो सर्विसेज को क्या कर रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज, नंबर्स ऑफ द यूज़र्स जो होते हैं जो कि वो वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट या तो सर्विसेज को परचेस कर रहे हैं, वो लोग इंक्रीज़ हो जाते हैं। अ गुड एग्जांपल देखें तो मोबाइल ऐप्स जो है, मोबाइल ऐप जो है कौन सी, व्हाट्सएप, एंड जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट,
ये सब क्या है, पूरी दुनिया के अंदर है। तो ये क्या करते हैं, नंबर्स ऑफ़ द यूज़र्स इतने इंक्रीज़ हो जाते हैं इनसे, मतलब इनके नंबर्स ऑफ़ द यूज़र इतने सारे कैसे हो गए, तो जैसे जैसे ये लोग कंट्रीज़ में गए वैसे वैसे इनके यूज़र्स बढ़ते गए, तो नेटवर्क इफ़ेक्ट भी होता है। और बी देखते हैं, मेंशन करके बताइए कोई भी 3 की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आंसर देखते हैं। तो WTO है वो फंक्शंस करती है कैसे, एक्ट करने से, फोरम फॉर द ट्रेड नेगोशिएशन, मतलब वो लोग ट्रेड नेगोशिएशंस को बनाते हैं मेंबर्स गवर्नमेंट्स के लिए, एडमिनिस्टरिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स, रिव्यूइंग द नेशनल ट्रेड्स पॉलिसीज, कोऑपरेटिंग विद द अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड असिस्टिंग developing countries in the trade policy issued through the technical assistance and the training program। जो WTO है वो 95% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड को अकाउंट करती है, मतलब 95% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड WTO के अंडर में होता है। करंटली 164 मेंबर्स है, जिसमें से 117 जो है वो डेवलप कंट्रीज़ हैं, या तो सेपरेट कस्टम टेरिटरीज़ हैं। WTO के 6 की ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला क्या है, तो सेट करना, एनफोर्स करना रूल्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड, यानी बनाना है और उसको कंट्रीज़ को बोलना है कि आप लोग इसको फॉलो कीजिए, रूल्स जो भी उन लोगों ने बनाए हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। प्रोवाइड करना है फोरम फॉर नेगोशिएशन एंड मॉनिटरिंग फॉर द ट्रेड लिबरलाइजेशन। फॉरम प्रोवाइड करना है कि ऐसे ऐसे ट्रेड होगी, ऐसे ऐसे नेगोशिएशन होंगे, एंड उसको मॉनिटर भी करना है कि सब बरोबर फॉलो कर रहे हैं ना ट्रेड लिबरलाइजेशंस को, इसको ध्यान में रखते हुए। रिज़ॉल्व करना है ट्रेड डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको भी रिज़ॉल्व करना है। इंक्रीज़ करना है ट्रांसपेरेंसी, कहाँ कब किस में ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ करना है, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ कर देना है। को ऑपरेट करना है अदर मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, मतलब वर्ल्ड बैंक हो गया और इन लोगों के साथ IMF हो गया, इन लोगों के साथ क्या करना है, कोऑपरेट करना है इन द ग्लोबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट। टू हेल्प करना है, हेल्प किसके अंदर करना है, टू हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज बेनिफिट फुल्ली फ्रॉम द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प करना है ताकि वो लोग पूरा बेनिफिट ले पाएँ ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम का, ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम्स का। उसके बाद है डिस्टिंग्यूश करके बताइए, मतलब डिफरेंस बताइए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड कॉन्ग्लोमरेट टाइप्स ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नेचर के बेसिस पे FDI जो है वो कैटेगराइज किया जाता है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड कॉन्ग्लोमरेट के अंदर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है कि वो किया जाता है जब इन्वेस्टर एस्टैब्लिश करता है सेम टाइप ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस, मतलब सेम टाइप्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन अगर वो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर ऑपरेट करता है इन इट्स होम कंट्री, मतलब जो बिज़नेस वो उसकी होम कंट्री में कर रहा है वही बिज़नेस ऑपरेशन वो फॉरेन कंट्री में करता है, तो इसको क्या बोलता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर सेल फोन सर्विस प्रोवाइडर है यूनाइटेड स्टेट में, अगर वो इंडिया के अंदर आता है तो वो सेम सर्विस प्रोवाइड करेगा, मतलब सेल फोन सर्विसेज प्रोवाइड करेगा वो इंडिया में भी। वर्टिकल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये किया जाता है जब इन्वेस्टर एस्टैब्लिश करता है या तो एक्वायर करता है बिजनेस एक्टिविटीज़ फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, जो कि अलग होती है फ्रॉम द इन्वेस्टर्स मेन बिजनेस एक्टिविटी। उसकी जो मेन बिजनेस एक्टिविटीज़ जो वो उसकी कंट्री के अंदर कर रहा है उससे अलग होती है, थोड़ी बहुत अलग होती है इन इट्स मेजर एक्टिविटी, उसके मेजर एक्टिविटी से थोड़ी बहुत अलग होती है। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल में देखें तो ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है अगर वो एक्वायर करती है इंटरेस्ट इन द फॉरेन कंपनी कि हम सप्लाइड करेंगे पार्ट ऑफ द रॉ मटेरियल एक्वायर्ड, पार्ट ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी, यानी वो लोग क्या करेंगे, वो लोग क्या कर रहे थे, किस में डील कर रहे थे, वो लोग ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थे, मतलब ऑटोमोबाइल्स में डील कर रहे थे। लेकिन वो लोग जब फॉरेन में आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, सप्लाइज करते हैं पार्ट रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, जो भी कंपनी जो भी वहाँ पर डोमेस्टिक जो हैं, मतलब जो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जो भी डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको ये लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, ये लोग पार्ट्स प्रोवाइड करते हैं, सप्लीमेंट्री पार्ट्स ऑटोमोबाइल्स के रॉ मटेरियल्स जो भी रिक्वायर्ड होते हैं कंपनीज़ को वहाँ की, उनको वो लोग ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ये क्या होता है, वर्टिकल इन्वेस्टमेंट होता है।
कॉन्ग्लोमरेट टाइप में क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये है जहाँ पर इन्वेस्टर्स वो क्या करता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेसेस के अंदर जो बिल्कुल ही अलग हैं, अनरिलेटेड हैं एग्जिस्टिंग बिजनेस से, जो वो कंट्रीज़ में कर रहा है, मतलब उसकी होम कंट्रीज़ में जो वो बिज़नेस कर रहा है उससे बिल्कुल अलग थलग वो इन्वेस्टमेंट करता है फॉरेन कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ के बिजनेस में। दिस इज़ ऑफ्टेन इन द फॉर्म ऑफ द जॉइंट वेंचर। ये किसके अंदर होता है, जॉइंट वेंचर के फॉर्म्स के अंदर होते हैं, फॉरेन फॉर्म्स के अंदर, फॉरेन फॉर्म से जॉइंट वेंचर किया जाता है ऑलरेडी ऑपरेटिंग इन द इंडस्ट्रीज, जो कि वो वहाँ पर पहले से ऑपरेट कर रही है। इन्वेस्टर्स के पास प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है यहाँ पर, मतलब जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स आता है उसके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं होता उस इंडस्ट्रीज़ के अंदर। उसके बाद है मेंशन कीजिए कोई भी 4 आर्ग्यूमेंट जो कि फेवर करे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया, इंडिया के अंदर जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उसके अंदर वो फेवर करे, वैसा आप आर्ग्यूमेंट बताइए। तो एफडीआई जो है अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, एफडीआई जो है आईएमएफ के हिसाब से वो बैलेंस करती है पेमेंट्स को, सारे इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व करती है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, इसमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी जनरेट होता है। ये रिफ्लेक्ट करती है लास्टिंग इंटरेस्ट, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर आती है, एंड कंट्रोल भी करती है रेसिडेंट एंटिटीज़, मतलब रेसिडेंट्स की एंटिटीज़ इन वन इकोनॉमीज़ इन एन एंटरप्राइज रेसिडेंट इन एन इकोनॉमी अदर देन दैट ऑफ द डायरेक्ट इन्वेस्टर्स। मतलब जो रेसिडेंट एंटिटी है, मतलब जहाँ पर ये आई है, जहाँ पर एफडीआई हुआ है, वहाँ की इकोनॉमी के अंदर जो भी एंटरप्राइज रह रहे हैं अदर देन दैट ऑफ द डायरेक्ट इन्वेस्टर, डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को छोड़ के उसको भी ये क्या करती है, उसको भी ये सपोर्ट करती है, उसके अंदर भी ये ओनरशिप एंड कंट्रोल एंड इंटरेस्ट एस्टैब्लिश करती है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आईएमएफ ने बोला था ये सब चीज़ें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आर्ग्यूमेंट्स क्या है इन फेवर ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया के अंदर, ये इंक्रीज़ कर देती है इंडिपेंडेंसी नेशनल इकोनॉमीज़ के अंदर, एंड कंसिक्वेंटली जिससे क्या होता है, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशंस, ट्रेड रिलेशंस एंड इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश होती है इनके बीच में। डिज़ायर टू रिप इकोनॉमीज़ ऑफ द लार्ज स्केल ऑपरेशंस अराइजिंग फ्रॉम द टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, यानी टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ भी होती है, लार्ज स्केल ऑपरेशंस भी किए जाते हैं इकोनॉमी के अंदर, कॉमन लैंग्वेज भी एक दूसरे में शेयर की जाती है, कॉमन बाउंड्रीज एंड पॉसिबल सेविंग्स इन द टाइम्स एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब सेविंग्स भी होती है ट्रांसपोर्टेशंस के अंदर एंड टाइम के अंदर। क्यों, क्योंकि जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी आ जाती है, मतलब अब अगर हम लोग वहाँ से मंगाएंगे तो कितनी देर लगेगी, इससे अच्छा है कि हम यहीं पर बना लें, मतलब जो जिस कंट्री में उसकी रिक्वायरमेंट है उसी कंट्री में जाकर हम उसको बना लें, तो वो क्या होगा हमारे लिए, जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी इसको भी दूर कर देती है। प्रमोटिंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किसका होता है, ह्यूमंस का, फिजिकल, फाइनेंस एंड अदर सोर्सेज का। डिज़ायर टू कैप्चर किया जाता है लार्ज एंड रैपिडली ग्रोइंग हाई पोटेंशियल इमर्जिंग मार्केट एंड हाई पोटेंशियल इमर्जिंग मार्केट विद सब्सटेंशियली हाई एंड ग्रोइंग पॉपुलेशंस, बढ़ती पॉपुलेशंस और बढ़ते मार्केट को यहाँ पर रैपिडली कवर किया जाता है, उसको रैपिडली ग्रो किया जाता है और रैपिडली उसको कैप्चर्ड किया जाता है। स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, अगर स्टेबल रहता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड ओवरऑल फेवरेबल इन्वेस्टमेंट अगर क्लाइमेट रहता है होस्ट कंट्री के अंदर, तो एफडीआई जो है वो फेवरेबल निकल के आती है, यानी उससे फ़ायदा होता है। लोअर लेवल ऑफ द इकोनॉमिक एफिशिएंसी, अगर इकोनॉमिक एफिशिएंसी कम भी है होस्ट कंट्री के अंदर, होस्ट कंट्री मतलब क्या, जहाँ पर एफडीआई की गई है उसके बोलेंगे होस्ट कंट्री, एंड आइडेंटिफाइबल गैप्स इन द डेवलपमेंट, यानी लोअर इकोनॉमिक एफिशिएंसी अगर होती है होस्ट कंट्री के अंदर तो उसको भी बढ़ोतरी मिलती है, मतलब वो भी एफिशिएंट हो जाता है, वहाँ की भी लोअर एफिशिएंसी जो होती है वो कम हो जाती है। एंड आइडेंटिफाइबल गैप्स जो होता है, एंड आइडेंटिफाइबल गैप्स जो होता है उसको भी दूर किया जाता है। टैक्स differentials and the tax policies of the host countries which support the foreign direct investment, टैक्स
डिफरेंशियल एंड टैक्स पॉलिसीज़ जो होती है होस्ट कंट्रीज़ की, उसको भी सपोर्ट किया जाता है एफडीआई के द्वारा। लेकिन जो लो टैक्स बर्डन है वो कंपनसेट नहीं किया जाता एंड वो अनअट्रैक्टिव एफडीआई एनवायरनमेंट भी क्रिएट करता है। ये क्या था हमारा, ये सारा हमारा था आर्ग्यूमेंट्स जो कि किए गए थे एफडीआई के द्वारा, एफडीआई के फेवर के अंदर, जो कि किए गए थे इन फेवर ऑफ द एफडीआई डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया जैसे के अंदर। एक्सप्लेन करके बताइए कॉन्सेप्ट ऑफ द रियल एक्सचेंज रेट। क्या है रियल एक्सचेंज रेट? तो रियल एक्सचेंज रेट इनकॉर्पोरेट करता है चेंज, मतलब बताता है चेंज किसके अंदर, प्राइसेस एंड डिस्क्राइब करता है क्या और क्या बताता है, हाउ मैनी ऑफ द गुड सर्विसेज, कितने गुड सर्विसेज एक कंट्री के ट्रेड किए जाएंगे तब जाके एक गुड सर्विसेज फॉरेन कंट्री का हमको मिलेगा। यानी कितना हम गुड सर्विसेज एक कंट्रीज़ का ट्रेड करेंगे तब जाके जो दूसरी कंट्री है उसका एक गुड सर्विसेज मिलेगा, यानी फॉरेन कंट्री का एक गुड सर्विसेज मिलेगा। फॉर कैलकुलेशंस ऑफ द रियल एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, अगर ट्रेड इन द सिंगल गुड्स है, मतलब एक ही गुड्स है, तो हमको यूज़ करना पड़ेगा नॉमिनल एक्सचेंज रेट कन्वर्ट करने के लिए प्राइस किसके अंदर, कॉमन करेंसी के अंदर। रियल एक्सचेंज रेट जो है वो क्या डिफरेंस है दो करेंसीज़ का इन द प्रोडक्ट ऑफ द नॉमिनल एक्सचेंज रेट एंड द रेशियो ऑफ द प्राइस बिटवीन द टू कंट्रीज। यहाँ पर रियल एक्सचेंज रेट का फॉर्मूला क्या है, तो रियल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई बाय डोमेस्टिक प्राइस डिवाइड बाय फॉरेन प्राइस इंडेक्स। डिस्क्राइब करके बताइए टाइप्स ऑफ द ट्रांजेक्शन्स इन द फॉरेक्स मार्केट एंड उसको डिस्टिंग्यूश करके भी बताइए फॉरवर्ड प्रीमियम एंड द फॉरवर्ड डिस्काउंट्स के अंदर। फॉरवर्ड प्रीमियम और फॉरवर्ड डिस्काउंट क्या है वो भी बताइए। तो इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दो टाइप के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, एक तो करंट ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कि कैरिड आउट किए जाते हैं स्पॉट मार्केट के ऊपर, आउट ऑफ द स्पॉट मार्केट, एंड जहाँ पर एक्सचेंज जो है वो इन्वॉल्व करता है इमीडिएट डिलीवरी, मतलब तुरंत डिलीवरी हो जाती है उसके अंदर। एंड फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स, ये दूसरा है। फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स क्या है, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीड किया जाता है कि हम लोग बाय या तो सेल करेंगे करेंसीज़ को फ्यूचर डिलीवरी पे, जहाँ पर कैरिड आउट किया जाता है फॉरवर्ड एंड और फ्यूचर मार्केट, यानी फ्यूचर मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होगा उसके बेसिस पे हम लोग डिलीवरी करेंगे। एग्रीड किया जाता है कि हम लोग बाय करेंगे या तो सेल करेंगे करेंसीज फॉर द फ्यूचर डिलीवरी। फ्यूचर डिलीवरी मतलब फ्यूचर में जो भी प्राइस चल रहा होगा उसके ऊपर हम लोग एग्रीड करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग पेमेंट करेंगे। फ्यूचर मार्केट के हिसाब से यहाँ पर होता है। फॉरवर्ड प्रीमियम वर्सेस फॉरवर्ड डिस्काउंट। फॉरवर्ड प्रीमियम क्या होता है, इसको बोला जाता है कि ये अकड़ होता है जब, ये होता है जब जो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट है वो ज़्यादा हो जाता है स्पॉट एक्सचेंज रेट से। अगर हम लोग कॉन्ट्रारी देखें तो अगर फॉरवर्ड ट्रेड जो है वो अगर कम रेट पे हो जाती है स्पॉट रेट से तो हम लोग बोलते हैं कि फॉरवर्ड डिस्काउंट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कैसे नॉमिनल एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया जाता है उसको हमको बताइए। यूजुअली मतलब जनरली अगर हम लोग देखें तो सप्लाई जो होता है एंड जो डिमांड, सप्लाई ऑफ एंड द डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज जो होता है इन द डोमेस्टिक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, वो डिटरमाइन किया जाता है एक्सटर्नल वैल्यूज़ के बेसिस पे। डोमेस्टिक करेंसीज की जो भी एक्सटर्नल वैल्यू होती है उसके बेसिस पे, या तो दूसरे वर्ड में बोला जाए तो कंट्री के एक्सचेंज रेट के बेसिस पे। इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस एंड द गवर्नमेंट इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर, जहाँ पर क्यों ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे रीजंस की वजह से। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो डिमांड साइड के रीजंस देखने जाएँ तो पीपल डिसाइड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज ताकि वो लोग परचेज़ कर पाएँ गुड्स एंड सर्विसेज अनदर कंट्रीज से। फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, डिमांड क्यों होती है, क्योंकि वो लोग परचेज़ कर पाएँ गुड्स सर्विसेज अनदर कंट्रीज से। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र कर पाएँ मतलब गिफ्ट दे पाएँ, अवार्ड्स दे पाएँ, ग्रांट कर पाएँ, ग्रांट्स दे पाएँ, डोनेशंस दे पाएँ, या तो एंडोमेंट्स कर पाएँ। ये लोग इन्वेस्ट कर
इन्वेस्ट कर पाए इनकम पेमेंट अब्रॉड, मतलब अब्रॉड में भी ये लोग इनकी इनकम को क्या कर पाए, इन्वेस्ट कर पाए, परचेज कर सके फाइनेंशियल एसेट्स को, स्टॉक को या तो बॉन्ड को अब्रॉड के, ओपन टू फॉरेन बैंक अकाउंट, फॉरेन में जाके फॉरेन बैंक अकाउंट ओपन कर पाए, एक्वायर्ड कर पाए डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ रियल कैपिटल, क्या कर पाएँ ये लोग, एक्वायर्ड कर पाएँ डायरेक्ट ओनरशिप, यानी वहाँ जो एफडीआई बोलते हैं वो एफडीआई कर पाएँ ये लोग, स्पेक्यूलेटिव एंड हेजिंग एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द रिस्क टेकिंग और रिस्क अवॉइडेंस, यानी वहाँ पर जाकर ये लोग स्पेक्यूलेटिव वहाँ की ये लोग स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़ कर पाएँ, हेजिंग एक्टिविटीज़ कर पाएँ, या तो रिस्क टेकिंग या तो रिस्क अवॉइडेंस के जैसी कोई भी एक्टिविटीज़ होती है वो ये लोग कर पाएँ। इस वजह से इन लोगों को क्या ज़रूरत पड़ती है, तो इन लोगों को एक्सचेंज रेट की रिक्वायरमेंट होती है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इन लोगों को डिज़ायर होती है फॉरेन एक्सचेंज की, मतलब फॉरेन करेंसी की फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ती है इन लोगों को। और पार्टिसिपेंट्स ऑन द सप्लाई साइड, अगर हम लोग सप्लाई साइड पर देखें, सप्लाई साइड के सिमिलर रीजंस हमको देखने को मिलते हैं। सप्लाई जहाँ पर की जाती है फॉरेन करेंसीज़ की होम कंट्रीज़ के द्वारा, जो किस वजह से की जाती है, परचेज़ कर पाए होम एक्सपोर्ट को, यानी अगर हम लोग क्या कर पाए, परचेस कर पाए हमारे होम एक्सपोर्ट को, एक्सपोर्ट करते हैं उसके अंदर जो भी होम होता है, मतलब यहाँ पे क्या है, परचेस ऑफ द होम एक्सपोर्ट को परचेजेस कर पाए, उसलिए हमको सप्लाई करनी पड़ती है फॉरेन करेंसीज को। यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ द होम कंट्री, ट्रांसफर अगर कुछ करना है होम कंट्री के अंदर तो उसके लिए भी हमको ज़रूरत पड़ती है। इन्वेस्टमेंट इनकम पेमेंट्स, इन्वेस्ट कर पाएँ उसके लिए भी ज़रूरत पड़ती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड द पोर्टफोलियो एफडीआई या एफपीआई कर पाएँ उसके लिए भी प्लेसमेंट किया जाता है। अगर बैंक डिपॉजिट या तो स्पेक्यूलेशंस के लिए तो भी सिमिलर टू एनी स्टैंडर्ड मार्केट, जो एक्सचेंज रेट है वो भी फेस करता है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व एंड अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। फॉरेन यहाँ पर एक्सचेंज मार्केट जो है वो अभी डाउनवर्ड स्लोप डिमांड कर्व करता है एंड अपवर्ड स्लोप डिमांड कर्व करता है, मतलब डाउनवर्ड स्लोप डिमांड कर्व एंड अपवर्ड स्लोप सप्लाई कर्व। जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड्स होती है और जो सप्लाई है कर्व्स है वो क्या होती है, अपवर्ड स्लोपिंग होती है। इसका डायग्राम दिखाया जाएगा यहाँ पर। एक्सचेंज रेट जो है वो उसको वाई एक्सिस पे लेंगे और एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या लेंगे, रेट लेंगे। तो यहाँ पर जहाँ पर कहाँ पर मिल रहा है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग पे है, मतलब डिमांड कर्व नीचे जा रही है, और सप्लाई कर्व ऊपर जा रही है, मतलब अपवर्ड स्लोपिंग पे है। तो जहाँ पर भी दोनों मिल रहा है वो क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ द एक्सचेंज रेट जो है वो डिटरमाइन किया जाता है जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है सप्लाईज एंड द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर फॉरेन करेंसी। यहाँ पर क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। और दूसरा बताया, व्हाट डू यू डिस्कस द साइलेंस फीचर, बी देखते हैं। डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ द बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का साइलेंट फीचर बताइए। ये एग्रीमेंट्स है जो सेट करता है रूल्स ट्रेड के लिए, किसके बिटवीन में, दो कंट्रीज़ के बिटवीन में, या तो दो ट्रेडिंग ब्लॉक्स के बिटवीन में, या तो ब्लॉक के बिटवीन में, या तो कंट्री के बिटवीन में। दिस में बी लिमिटेड टू द सर्टेन गुड्स एंड द सर्विसेज। ये सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ये होता है, या तो सर्टेन टाइप्स ऑफ द मार्केट एंटिटी बैरियर्स के लिए ही होता है। एग्जांपल में अगर हम लोग देखें तो साउथ अफ्रीका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एरिया, ये दो हमको दिए गए हैं एग्जांपल्स जहाँ पर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट किया जाता है और किया गया है। उसके बाद देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द क्रॉस इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंट्री। क्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे बोलेंगे, ये एक पार्ट है कंट्री के टोटल एक्सपेंडिचर का जो कि कंज्यूम नहीं किया गया है, लेकिन इसमें ऐड किया जाता है नेशंस की फिक्स टेंजिबल असेट्स एंड द स्टॉक। ये कंसिस्ट करता है एक्विजिशंस ऑफ द फिक्स असेट्स एंड एक्यूमुलेशंस ऑफ द स्टॉक। जो स्टॉक एक्यूमुलेशंस है वो फॉर्म किया जाता है चेंज इन द स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल की वजह से, फ्यूल्स की वजह से, फिनिश गुड्स की वजह से, सेमी फिनिश गुड्स की वजह से, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं या तो वो वेटिंग में हैं।
ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड करता है फाइनल एक्सपेंडिचर प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर, ओन account productions of the machinery and equipment, expenditure on the construction, expenditures on change in the inventories, and expenditures on the acquisitions of the valuables, जिसके अंदर क्या आता है, ज्वेलरीज, वर्क आर्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 के अंदर कौन सा देखना है हमको? 10 का ए का सेकंड देखते हैं। स्टेट द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं WTO के? तो 6 की ऑब्जेक्टिव्स हैं WTO के। सेट करना है, एनफोर्स करना है रूल्स इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, प्रोवाइड करना है फॉरम नेगोशिएशंस के लिए, और उसको मॉनिटर भी करना है ताकि ट्रेड लिबरलाइजेशन हो, रिजॉल्व करना है ट्रेड डिस्प्यूट, इंक्रीज़ करना है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द डिसीजंस मेकिंग प्रोसेस, को ऑपरेट करना है मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के बीच में जो इन्वॉल्व करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट के अंदर। हेल्प करना है डेवलपिंग कंट्रीज़ को बेनिफिट करने के लिए फुल्ली, ताकि वो लोग ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम को ताकि वो लोग क्या बेनिफिट ले पाएँ ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम्स का। हेल्प करना है डेवलपिंग कंट्रीज़ को जिससे वो लोग बेनिफिट ले पाएँ ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम्स का।